So welcome you all in this class. Today we will discuss about supply chain management. ठीक है ना? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसको आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ही अगर जानो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ से रिलेटेड है? सप्लाई किस चीज की? जो भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी उत्पाद चाहिए, वो उत्पाद उनको सही तरीके से मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए एक चैन बनाया जाता है। इसमें जितने भी आपके इंटरमीडियरीज हैं जो वहां तक उस उत्पाद को पहुंचाने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, उनका एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। ठीक है, वो एक चैन है, वो एक नेटवर्क है। ठीक है ना? तो ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है आपका रॉ मटेरियल्स जब सप्लाई होती है। रॉ मटेरियल के माध्यम से ही कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट का उत्पादन करेगा। ठीक है ना? फिर वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स, उससे होते हुए आपका जो रिटेलर्स वगैरह है, रिटेलर के बाद फिर फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। ठीक है ना? तो ये जितने भी पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर का एक नेटवर्क है और एक प्रबंधन का तरीका है ताकि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो उपभोक्ता चाह रहा है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, और ये जितने पार्टनर्स हैं उनको किसी प्रकार का लॉस भी ना हो। अगर उत्पादक जो है उपभोक्ता की चाहत के बगैर अगर कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो आगे चल के मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत अगर वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। रिस्क जो सारे पार्टनर्स हैं उसमें बढ़ जाता है। रिस्क का मतलब सिंपल से क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मतलब जो भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है ना? आपस में जितने पार्टनर्स हैं वो उन लोगों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग हम लोग देख लेते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। Supply chain management represents the management of the entire set of production, manufacturing, transformation, distribution and marketing activities by which a consumer is supplied with a desired product. मतलब consumer को desired product उपलब्ध कराने के लिए ये एक मैनेजमेंट का तरीका है, प्रबंधन का तरीका है। इस प्रबंधन के माध्यम से क्या क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल उपलब्ध करने से लेके प्रोडक्शन का भी काम हो रहा है। ठीक है ना? प्रोडक्शन के अंतर्गत ही जो भी चीजें उत्पादित हो रही है उसको रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई होगा। जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका। ठीक है ना? उसके रूप को अगर हम चेंज कर दे, रूपांतरण अगर कर दे रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही साथ उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग। ठीक है ना? रिटेलर्स वगैरह आएंगे, फिर फाइनली वो कहां तक पहुंचेगा? कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो कंज्यूमर को सही उत्पाद सही कीमत पर मिल पाए तो इस चीज के लिए एक प्रबंधन का तरीका है। ठीक है ना? सप्लायर से लेके आपके कंज्यूमर तक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस from end user through original suppliers that provides products, services and information that add value for customers. ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस मतलब किसी भी व्यवसाय में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका एक तरीके से एकत्रीकरण है। ठीक है ना? तो एकत्रीकरण किन किन चीजों का? सप्लायर, ओरिजिनल सप्लायर। ओरिजिनल सप्लायर मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, या कई बार सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि किसी न किसी उत्पाद को कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है। कई बार सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है कंज्यूमर्स को। ठीक है ना? तो उसके लिए भी सप्लाई चेन आपका बनता है। तो वो सर्विसेज वगैरह हो गया। ठीक है ना? एंड इंफॉर्मेशन दैट एड वैल्यू फॉर कस्टमर्स, और ये सब करने से कस्टमर को सही चीज मिल पाए जो वो चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग है। एक और यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द एक्विजिशन एंड conversion of materials to finished product
एंड डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर्स। क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन, मतलब कि जो सप्लायर के माध्यम से रॉ मटेरियल प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसका कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका बनाया जा रहा है, देन डिलीवर टू द कस्टमर। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो तरीका है, ठीक है ना, वही आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इसके कुछ हम लोग डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डगलस एम लंबर्ट ने दिया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम द एंड यूजर थ्रू ओरिजिनल सप्लायर हु प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन दैट एड्स वैल्यू फॉर द कस्टमर, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर इसको बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मूल आपूर्तिकर्ता के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एकीकरण के रूप में समझा जा सकता है, जो उपभोक्ताओं के लिए उचित उत्पाद, सेवाएं तथा जानकारियां प्रदान करता है, ठीक है ना। अनदर डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय गणेशन एंड हैरिसन, a supply chain is a network of facilities and distribution options that perform the function of procurement of material, transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of this finished product to consumers, ठीक है ना। आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं एवं वितरण विकल्पों का एक नेटवर्क है जो सामग्री की खरीद करता है। इन सामग्रियों को विभिन्न उत्पादों में बदलने के बाद इन उत्पादों को ग्राहकों तक वितरण करने का कार्य करता है। सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क। अभी जैसे हम बोल रहे थे कि एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के माध्यम से क्या हो रहा है? नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट। फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब किस चीज की खरीदी हो रही है? रॉ मटेरियल्स की खरीदी हो रही है। सबसे पहला फंक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। देन क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मटेरियल्स इनटू इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट। अब ये जो रॉ मटेरियल्स परचेज की गई है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी कंपनी करती क्या है, उसके या तो रूप को चेंज करके बेच रही है, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर रही है, ठीक है ना, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन है। वही हम बोलते हैं कि नए उत्पाद उस कंपनी या उस इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है ना। एंड फिनिश प्रोडक्ट, और ये जो फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार होता है वो कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फिनिश प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, और ये कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। तो ये पूरी की पूरी जो एक चेन है, पूरी पूरी जो एक श्रृंखला है, और इस श्रृंखला के तहत जिस प्रकार से प्रबंधन हो रहा है और आपस में जो ये अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्टेजेस या एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स स्टेजेस होते हैं सप्लाई चेन में, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन प्लानिंग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो सप्लाई चेन प्लानिंग कैसे होती है? एज पर इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय ऑल द प्लेयर्स, जो भी इसके प्लेयर्स हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जब हम इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन फ्लो आपका कस्टमर्स से इनिशिएट होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन में इतने स्टेजेस होते हैं या इतने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सप्लायर क्या करेगा? रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उस रॉ मटेरियल से कोई उत्पाद बनाएगा। उत्पाद बन जाने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर के पास जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाया? डिस्ट्रीब्यूशन। देन फिर रिटेलर है, जो आपके फुटकर विक्रेता हैं उनके पास जाएगा वो उत्पाद, और फाइनली वो पहुंचेगा कस्टमर तक। तो ये जितने इसके प्लेयर्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है ना, और सब में आपसी संबंध है, और एक तरीके से
ये प्रबंधन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसा चीजों को मैनेज कर रहे हैं कि सही चीज फिर फाइनली कस्टमर तक पहुंच पाए और इनको जो भी प्रॉफिट अर्न करना है वो उनका शेयर भी इनको मिल पाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसा होता है। इंफॉर्मेशन की फ्लो का जो इनिशिएशन है वो कस्टमर से होता है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन किस टाइप का, कि कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर की लाइकिंग क्या है, कस्टमर्स को किस प्रकार के प्रोडक्ट्स चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है रिटेलर के थ्रू होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर, देन फिर मैन्युफैक्चरर, देन फिर सप्लायर, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में हुआ राइट टू लेफ्ट। देन फिर सप्लाई चेन एक्सिक्यूशन जब होता है, ये प्लानिंग हो गया कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, जो कस्टमर्स है उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा उत्पाद वहां तक पहुंचाया जाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। प्लानिंग हो जाने के बाद फिर उस चीज का जब एक्चुअल उत्पादन चालू होगा, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, एक्सिक्यूशन, सप्लाई चेन एक्सिक्यूशन। तो सप्लाई चेन एक्सिक्यूशन में जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल्स सप्लाई करेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जो है उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, देन फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, ठीक है ना। तो पेमेंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो ये सप्लाई चेन के आपके डिफरेंट स्टेजेस या एलिमेंट्स है। प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन, अब सप्लाई चेन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस एंड फ्लोज दैट टेक प्लेस विद इन एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। जिस प्रकार की स्टेजेस की हम बात किए हैं, तो इसमें सप्लाई चेन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो विद इन अलग अलग जो आपके स्टेज हैं उनमें भी होता है, और साथ ही साथ दो स्टेज के बीच में भी होता है, ठीक है ना। एंड कंबाइन टू फील द कस्टमर नीड फॉर प्रोडक्ट। और ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, मतलब ये दो एलिमेंट के बीच में भी प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है, दो से तीन एलिमेंट के बीच में प्रक्रिया हो सकती है। तो इसीलिए विद इन एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। और ये जो प्रक्रियाएं चल रही है किससे चल रही है, ताकि कस्टमर को उनके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू व्यू द प्रोसेसेस परफॉर्म्ड इन अ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है ना, जिस प्रकार के प्रोसेसेस चलता है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है आपका साइकिल व्यू और दूसरा होता है पुश और पुल व्यू। साइकिल व्यू, पुश एंड पुल व्यू, ठीक है ना। द प्रोसेस इन अ सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ साइकिल्स। साइकिल व्यू में क्या है कि जो भी प्रोसेस चल रही, जो भी प्रक्रियाएं चल रही सप्लाई चेन के अंदर, ठीक है ना, उसको सीरीज ऑफ साइकिल्स, बहुत सारे साइकिल्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है, परफॉर्म्ड एट द इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। और ये जो आपका सीरीज ऑफ साइकिल्स जो है, ठीक है ना, और इसमें जो प्रक्रिया चल रही है वो किनके बीच में होती है, इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव, ठीक है ना। इसके बाद मैं वो दिखाऊंगा आपको, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सक्सेसिव अपन किसको बोलेंगे। तो ये साइकिल व्यू इस प्रकार से होता है। पुश और पुल व्यू की अगर बात करें तो द प्रोसेसेस इन अ सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पुश और पुल व्यू में दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन whether they are executed in response to a customer order, ठीक है ना। अगर सप्लाई चेन इसलिए बना है या इन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है जो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका पुश व्यू कहलाएगा, ऑर्डर। और दूसरा क्या होगा, एंटीसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, की उम्मीद है कि आगे चल के कस्टमर्स को इन चीजों की डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो आगे भविष्य में क्या डिमांड हो सकता है उसके आधार पर जब ये सप्लाई चेन बना है और चीजों का उत्पादन किया जा रहा है और इस प्रकार से उत्पादित चीजें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है, तो वो क्या होगा, ठीक है, पुश और पुल। तो इस प्रकार से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पुल प्रोसेसेस आर इनिशिएटेड बाय कस्टमर ऑर्डर। तो ये जो पुल प्रोसेस है और इनिशिएटेड बाय कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर के बाद
जब सप्लाई चेन बना उसके बाद फिर जो सप्लायर है रॉ मटेरियल सप्लाई किया मैन्युफैक्चरर को, और इस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के माध्यम से वो कहां तक पहुंचा, कंज्यूमर तक पहुंचा। लेकिन ये या जिन भी चीजों को उत्पादन किया गया है वो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया गया, तो क्या कहलाएगा वो पुल प्रोसेस। और पुश प्रोसेस क्या होगा, पुश प्रोसेस आर इनिशिएटेड एंड परफॉर्म्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, एंटिसिपेशन मतलब क्या होगा, भविष्य में कस्टमर का ऑर्डर हमको मिल सकता है, तो क्या हो गया, पुश प्रोसेस कहलाएगा। तो इसी को पुश व्यू और पुल व्यू भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर साइकिल व्यू में जैसे बात हुई कि इंटरफेस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेजेस, तो इसमें बहुत सारे आपके साइकिल्स बनते हैं, तो उन साइकिल्स की चर्चा करते हैं वन बाय वन। अपन साइकिल व्यू देख लेते हैं सबसे पहले, साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेसेस। ठीक है ना, तो ये सप्लायर से चालू होकर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर, ये आपका सप्लाई चेन हो गया। तो इसी सप्लाई चेन में जो इंटरफेस की जो बात हो रही है, टू सक्सेसिव एलिमेंट्स या टू सक्सेसिव स्टेजेस, यहाँ पे एक स्टेज ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये अगर हुआ तो टू सक्सेसिव मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा। सप्लायर के बाद क्या है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, तो सप्लायर के बाद मैन्युफैक्चरर, तो ये टू सक्सेसिव आपके क्या हुए, स्टेजेस हुए। तो इन स्टेजेस के बीच में जो आपका साइकिल बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोक्योरमेंट साइकिल। वैसे ही मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो साइकिल बनेगा वो कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच जो बना वो रिप्लेनिशमेंट साइकिल कहलाएगा। वैसे रिटेलर और कस्टमर के बीच का जो साइकिल बनेगा वो कस्टमर ऑर्डर साइकिल कहलाएगा। तो वन बाय वन ये जितने टाइप के साइकिल्स हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है ना, साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कस्टमर ऑर्डर साइकिल। यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल कर लो, कस्टमर साइकिल ऑर्डर जो है वो किन दो सक्सेसिव स्टेजेस के बीच में है, आपका रिटेलर और कस्टमर, दो सक्सेसिव स्टेज है आपका सप्लाई चेन का। ठीक है ना, तो इस वाले साइकिल में क्या होता है, कस्टमर जो है रिटेलर को ऑर्डर देगा, रिटेलर कस्टमर से ऑर्डर लेगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सप्लाई की जाएगी। ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच क्या है ये, अगर उनके पास प्रोडक्ट उपलब्ध है तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे चला जाएगा। ठीक है, और आगे चला कहां तक जाएगा, लास्ट सप्लायर तक जाएगा वो। ठीक है ना, तो उनके बीच में अलग अलग फिर से साइकिल्स बनेगा। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, कस्टमर ऑर्डर साइकिल को एक बार और आप देख लो, इट ऑकर्स एट द कस्टमर रिटेलर इंटरफेस। ठीक है ना, दो स्टेजेस जो बोल रहे थे अपन, कस्टमर और रिटेलर, तो दोनों के बीच का इंटरफेस है ये। ठीक है ना, दोनों के बीच का एक तरीके से रिलेशनशिप, एक साइकिल बन रहा है। एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिसीविंग एंड फिलिंग द कस्टमर्स ऑर्डर। Typically, the customer initiates this cycle at a retailer site, and the cycle primarily involves filling customers demand। ठीक है ना, जैसे कि मैं भी बोल रहा था कि कस्टमर ऑर्डर करेगा रिटेलर को और रिटेलर को उसके डिमांड को पूरा करना है, तो ये दोनों के बीच का साइकिल हो गया। रिप्लेनिशमेंट साइकिल जो है उसके बाद का है आपका, तो ये किनके बीच में होता है, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का साइकिल है। ठीक है ना, तो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच क्या साइकिल हुआ कि रिटेलर डिमांड करता है किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फाइनली उसको कहां तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। लेकिन कई बार रिटेलर जो है स्टॉक करके रखते हैं कि आगे चल के कस्टमर्स को इन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है ना, तो ये दोनों लोगों के बीच का साइकिल है। रिटेलर ऑर्डर देगा, ऑर्डर ये प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये ऑर्डर लेगा, फिर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको वो माल सप्लाई करेगा रिटेलर। तो ये दोनों के बीच का साइकिल। रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या हो गया, पुनः भरना, पुनः चक्रण एक तरीके का। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल किनके बीच का इंटरफेस है, ये डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर। सप्लाई चेन के दो स्टेजेस हैं, सक्सेसिव आपके स्टेजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करेगा और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीजों की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर को करना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग
साइकिल कहलाता है। वैसे ही प्रोक्योरमेंट साइकिल, ये प्रोक्योरमेंट साइकिल है आपका मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में, दोनों के बीच का इंटरफेस है, ठीक है ना। एंड इंक्लूड ऑल प्रोसेसेस नेसेसरी to ensure that materials are available for the manufacturing to occur according to schedule। मतलब जो भी आपका इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री क्या चाहती है कि जिस हिसाब से उसने प्लानिंग किया है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, जो भी उनका साइकिल है, जितनी मात्रा में प्रोडक्शन पर डे का उनका जो टारगेट है, वो टारगेट पूरा हो सके, इस दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच का साइकिल बनता है। जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल्स प्रॉपर्ली सप्लाई करते रहे मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, उसका वो कर पाए। तो ये दोनों के बीच का साइकिल है। तो साइकिल व्यू को अपन ये 4 भागों में बांट सकते हैं। पुश और पुल व्यू की चर्चा हम इससे पहले भी कर रहे थे। तो पुल प्रोसेसेस क्या है? एक्सक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर। मतलब कस्टमर का ऑर्डर मिल जाने के बाद फिर ये जो आपका पुल प्रोसेस है या पुल व्यू जो है, ठीक है ना, वो स्टार्ट होता है। विथ पुश प्रोसेस एक्सक्यूशन इज इनिशिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर को भविष्य में इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, इस दृष्टिकोण से चीजों का उत्पादन इनिशिएट किया जाता है, तो उसके लिए एक सप्लाई चेन पूरा कंप्लीट बनता है, वो पुश प्रोसेस कहलाएगा। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ एक्सक्यूशन of a pull process, customer demand is known with certainty, whereas at the time of execution of a push process, demand is not known। ठीक है ना। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि जब पुल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो पता है डिमांड कितनी है कस्टमर की, लेकिन जब पुश प्रोसेस की हम बात करते हैं तो कितनी डिमांड हो सकती है ये पता नहीं है। जस्ट एक एंटिसिपेशन, एक एस्टिमेशन है, कितनी मात्रा में उत्पादन हम करें तो वो आगे चल के भविष्य में उसको बेची जा सकती है, कस्टमर्स तक पहुंचाई जा सकती है। पुल प्रोसेसेस में आल्सो बी रिफर्ड टू एज रिएक्टिव प्रोसेसेस बिकॉज दे रिएक्ट टू कस्टमर्स डिमांड, ठीक है ना। इसको रिफर्ड एज रिएक्टिव प्रोसेसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सप्लाई चेन क्यों बना? कस्टमर के डिमांड के आधार पर बना। उस प्रोसेसेस में आल्सो बी रिफर्ड एज द स्पेकुलेटिव प्रोसेसेस, ठीक है ना, बिकॉज दे रिस्पॉन्ड टू स्पेकुलेटेड रेदर देन एक्चुअल डिमांड। तो ये पुश प्रोसेस की जब बात करते हैं तो इसको स्पेकुलेटिव मतलब एक असमंजस वाली स्थिति है, अटकलें उसमें लगाई जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, बस पूर्वानुमान के आधार पर ही वो चीजें उत्पादित की जा रही है, उसके लिए सप्लाई चेन बना हुआ है, इसलिए स्पेकुलेटिव प्रोसेस कहलाएगा। पुश ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। अब ये जो सप्लाई चेन जो बनता है, सप्लाई चेन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री कैन रिफर टू रॉ मटेरियल्स, finished items available for sale, components being used for production, or items in the process of being manufactured, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री क्या होता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, फिनिश्ड आइटम्स जो अवेलेबल हैं, इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके जो फिनिश्ड आइटम जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, या इन चीजों को उत्पादित करने के लिए और भी जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब इन्वेंटरी के अंतर्गत आता है, इन्वेंटरी कहलाता है। शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? इन्वेंटरी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड मटेरियल्स ऑन हैंड, ठीक है ना। तो इस सप्लाई चेन में जितने भी स्टेजेस हैं, सारे स्टेजेस को अगर मिला दिया जाए और सारे स्टेजेस को देखते हुए जो भी सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स, ठीक है ना, जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए या आवश्यकताएं जो वस्तुएं जो उपलब्ध हैं, सारे आपके स्टेजेस को मिलाकर वो कंप्लीट इन्वेंटरी कहलाएगा सप्लाई चेन का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सही समय पर उपलब्ध है, सही मात्रा में उपलब्ध है, तब सप्लाई चेन जो है सही तरीके से परफॉर्म करेगा। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी सही तरीके से होनी चाहिए,
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंटेल्स मूविंग इन्वेंटरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सप्लाई चेन, ठीक है ना। तो जैसे रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, सप्लायर के माध्यम से मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना है, तो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर जब वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सही तरीके से होनी चाहिए तभी, और सही समय पर पहुंचना भी चाहिए वो, तब जाके आपका सप्लाई चेन सही तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ और क्या होनी चाहिए? फैसिलिटी। फैसिलिटी इन द सेंस क्या? दीज आर लोकेशंस वेयर रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पर फैसिलिटी की बात क्या हो रही है? स्टोरेज फैसिलिटीज की बात हो रही है। स्टोरेज साथ साथ तो क्या होना चाहिए? फैब्रिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स आर स्टोर्ड और फैब्रिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को भी स्टोर करने की बात हो सकती है, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसको स्टोर करने की बात हो सकती है, कंज्यूमर तक पहुंचने के पहले कुछ समय तक स्टोर करना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फेस है वहां पर भी स्टोर करने की बात हो सकती है। द टू मेजर टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोडक्शन साइट्स एंड स्टोरेज साइट्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार की फैसिलिटीज, एक तो प्रोडक्शन साइट जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है अलग अलग उत्पादों का रॉ मटेरियल्स प्राप्त करने के बाद, ठीक है, या सप्लायर भी अगर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम सप्लाई चेन की बात करेंगे तो यहाँ पे सप्लायर कौन होगा? सप्लायर तो फार्मर्स होंगे ना। तो फार्मर खुद अपने लेवल पे चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चीजों को प्रोडक्ट जो भी उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको फिर वो कहाँ तक भेज रहे हैं? मैन्युफैक्चरर। अगर हम केचप या सॉस वगैरह बनाने की बात करें, ठीक है ना, टोमेटो केचप वगैरह बनाने की बात करें, तो टोमेटो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल होगा जिसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है। फार्मर एक तरीके का सप्लायर होगा, ठीक है ना। वो सप्लायर कहाँ तक पहुंचेगा? आपका मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेगा, जो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा या मैन्युफैक्चरर करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होगी, ठीक है ना। देन फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी, तो प्रोडक्शन साइट पे ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, स्टोरेज साइट पर भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तब सप्लाई चेन सही तरीके से परफॉर्म करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है वो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चीजों का उत्पादन किया जाता है। इंफॉर्मेशन फ्लो अगर कहीं पर रुक गया तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही इंफॉर्मेशन सारे स्टेजेस को सही समय पर पहुंचनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर्स का डिमांड, कस्टमर्स जो है क्या चाह रहे हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंचाई जानी है, तो इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए प्रॉपर वे में, तब जाके सप्लाई चेन सही तरीके से परफॉर्म करेगी। फिर बात करते हैं हम लोग की एडवांटेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के आपके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है? तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, डेवलप्स बेटर कस्टमर रिलेशनशिप एंड सर्विस, ठीक है ना। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर या कहीं से अगर कस्टमर्स को सही उत्पाद सही कीमत पर अगर मिल रही है तो डेफिनेटली कस्टमर के साथ सही रिलेशन आप बना रहे हैं। तो कंप्लीट सप्लाई चेन का रिलेशन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कस्टमर भी एक पार्ट है। अगर सही उत्पाद उनको मिलने लगे, सही सेवाएं उनको अगर मिलने लगे, तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत ही अच्छा है। क्रिएट्स बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डिमांड विथ मिनिमम डिले, ठीक है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से कस्टमर्स को जो उत्पाद चाहिए वो सही समय पर सही कीमत पर बिना डिले किए हुए पहुंच सकता है। इम्प्रोवाइजेस प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस की जो फंक्शंस होती है, कार्य प्रणाली होती है, उसको इम्प्रोवाइज की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है उन सारी फैसिलिटीज से अगर ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन अगर आप ले पा रहे हो, ठीक है ना, तो प्रोडक्टिविटी की बात या प्रोडक्टिविटी को उस डायरेक्शन में हमको देखना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करके
जो भी हमारा एम है वहां तक अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से ये सारी प्रोडक्टिविटीज, जिन भी चीजों की आवश्यकता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है। मिनिमाइजेस वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, ठीक है ना। वेयर हाउस, जब किसी चीज का उत्पादन कर लिया जाए और मान लो कस्टमर का डिमांड ही नहीं है, तो स्टोरेज करने की बात कब आती है? कस्टमर का डिमांड नहीं है नियर फ्यूचर में, तो आप उसको क्या करते हैं, उस समय तक स्टोर करके रखते हैं। तो इस वेयर हाउसेस की आवश्यकता तो आपको वहां पे पड़ती है ना। जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हम जनरली चीजों का उत्पादन करते हैं, तो फाइनली वो सही समय में कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर वेयर हाउसेज और इसकी बात ही नहीं कि स्टोरेज बहुत लंबे समय तक करना पड़े। मिनिमाइजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक आध कॉस्ट तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वेयर हाउस अगर रखें तो स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, ठीक है ना। स्टोरेज की फैसिलिटीज अगर आपको डेवलप करना पड़े तो उसका और कॉस्ट आपको लग सकता है, इवन मैन्युफैक्चरर को लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मिनिमाइज की जा सकती है इन अचीविंग शिपिंग ऑफ राइट प्रोडक्ट्स द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पर सही उत्पाद कस्टमर्स तक पहुंच जाता है इसके माध्यम से। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लॉसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। प्रोडक्ट लॉसेस, ठीक है ना। उत्पादों में कुछ अगर नुकसान हो सकता है लंबे समय तक स्टोर करके रखने से, या बहुत लंबी दूरी तक अगर ट्रांसपोर्टेशन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसकी संभावनाएं भी इसमें कम हो जाती है। डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक्स, ठीक है ना। सप्लाई चेन के माध्यम से जब अलग अलग एक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो टेक्नोलॉजीज का भी डिसमिनेशन होता है, शेयरिंग होता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज। बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन का फ्लो, इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, तो ये बहुत सही हो जाता है, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट का फ्लो कैसा हो रहा है। वो हर समय मतलब उसका ट्रेसिंग, ट्रैकिंग या ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से होती है, ठीक है, जिससे कस्टमर्स भी जानता है कि उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए उसका क्या पोजीशन है आज के डेट में, कब कितने समय तक उनके तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो ये इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन जो है, सारे इसके जो एक्टर्स, सारे एलिमेंट्स या सारे स्टेजेस हैं उनको होती है। बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी, ठीक है ना। गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा, जो भी उत्पाद है उस पर एक नियंत्रण होता है। लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क का शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन द चेन। ये भी जो सप्लाई चेन है उसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी स्टेजेस हैं, उनके द्वारा रिस्क को शेयर कर लिया जाता है। मतलब रिस्क फैक्टर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आना चाहिए वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आगे चल के किसी प्रकार का लॉस होने की संभावना है तो वो लॉस सारे लोगों को होगा। इसलिए क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, रिस्क कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।